Okay, Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Nizamuddin Uthmani, and I am working as assistant professor, medical specialist, gastroenterologist, and pharmacologist at Khyber Medical College, Peshawar, Pakistan. I welcome you to this fifth lecture of the General Pharmacology, and I welcome you to my YouTube channel at the name of Pharma Medica. The today topic is about the active principle of drugs and about the excipient of drugs. Every lecture has got certain learning objective. So आज के lecture के जो learning objective है वो है describe active principle of drugs, describe type of active principle of drugs, describe drugs excipient, and describe the role of drug excipient in the manufacturing or the synthesis of drugs. Now coming to the definition of a drug. जो भी मेडिसिन आप उठाते हैं उसमें एक चीज़ जिसने आपके बॉडी के अंदर कोई काम करना हो, ठीक है, सो दैट्स पोर्शन ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड एज द एक्टिव प्रिंसिपल। ठीक, उसी ड्रग्स को सेफ तरीके से तैयार करने में, सेफ तरीके से टैबलेट या कैप्सूल के फॉर्म में रखने में, सेफ तरीके से उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने में, सेफ तरीके से इसकी ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट करने में, सेफ तरीके से उसका टेस्ट बराबर करने में, सेफ तरीके से उसकी एब्जॉर्प्शन को आपकी जीआई ट्रैक्ट से, आपके स्टमक से बढ़ाने में जो केमिकल उसके साथ हेल्प आउट करती है, वी कॉल दैट केमिकल एज द एक्सिपिएंट। ठीक है। So, coming to the active principle, the chemical constituent present in crude animal vegetable preparation, which is responsible for their biological activity, are called as the active principle of drug. So, that portion of the drug which is responsible for the actual biological activity in the human body, we call that as the active principle of that particular drugs. और excipient क्या होते हैं? Excipient of any innate molecule which is used alongside with the active principle to make a drug. ठीक है, उसके ड्रग्स को फार्मूलेशन के लिए एक्टिव ड्रग के साथ जो केमिकल हम यूज़ करते हैं we call that as a excipient। ठीक है, सो एक्टिव प्रिंसिपल और एक्सिपिएंट जब आपस में मिल जाती हैं इट्स मेक द ड्रग्स। ठीक है, जो फाइनल ड्रग्स बनती है वो यही इन दो चीज़ों से बनती है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द एक्टिव प्रिंसिपल, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एक्टिव प्रिंसिपल है वो अल्कलाइड है, ग्लाइकोसाइड है, सेफोनिन्स है, फैक्सटाइल है, वोलेटाइल ऑयल्स है, फैट्स है, वैक्सेस है, गम्स है, रेजन्स है, ओलियो रेजन्स है, गम रेजन्स है, balsams है, tannins है, and neutral principles है। These are the different active principle which are used in different preparation। यानी यही दवाई अगर कोई भी आप उठाते हैं उसमें या अल्कलाइड होगा या ग्लाइकोसाइड होगा या सेफनिन होगी या उसमें कोई आयल होगी या उसमें कोई लिग्यूम्स होगा या इसमें कोई बाल्सम्स होगा या इसके कोई गम रेजन उसके अंदर होगी। सो जो भी केमिकल उस दवाई के अंदर यूज़ होगी जो कि आपकी एक्चुअल फार्माकोलॉजिकल फंक्शन के लिए जो आपने यूज़ करनी है, वी कॉल दैट एज द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग। ठीक है, ओके, इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट है, एक ये अल्कलाइड और दूसरा ग्लाइकोसाइड, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो वी विल डिस्कस दिस टू, बाकी की डिस्कशन के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अल्कलाइड्स दीज आर द नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, दे फाउंड इन द प्लांट्स एंड मोर देन वन अल्कलाइड्स में बी प्रेजेंट इन वन प्लांट। ठीक है, आमतौर पे प्लांट के सोर्स से हम अल्कलाइड्स लेते हैं। दे आर इंटेंसली बाइटर, जितनी भी मेडिसिन आप लेते हो और इसका टेस्ट बहुत बाइटर हो तो आप कह सकते हैं कि दिस इज़ प्रॉबेबली द अल्कलाइड्स। फिर वही अल्कलाइड्स के टेस्ट को थोड़ा सा बराबर करने के लिए वी यूज सर्टन सॉर्ट ऑफ एक्सिपिएंट। ठीक है, दे आर insoluble in water and they are soluble in the alcohol, they are very active biologically, they are alkaline in reaction and they form salt with acid which are water soluble। ठीक है, फिर जब आप एसिड के साथ मिलाते हैं तो एक सॉल्ट बनाती है and then that's become water soluble and they're mostly in the solid form, only a few occur in the liquid form as well। ठीक है, जब आप इंग्लिश नाम उसका देखते हो तो उसके आखिर में INE आता है, INE, जैसे कि इसकी एग्जांपल आगे मैं
There are some other active principle, what we call the glycosides. ठीक है, like nitrogen, they are the alkaloids are the nitrogenous, while the glycoside are the non-nitrogenous. इस पे एक MCQs आ सकता है, ठीक है. So the glycoside, they are non-nitrogenous, they containing carbon, hydrogen and oxygen. Their complex structure and they are very active biologically. They are also found in the plants. They hydrolyze by the acid and certain enzymes. जब वो उसकी hydrolysis करती है तो उसके दो component बनते हैं. One is the sugar component, which we call as the glycon, and the other one is the non-sugar component, which is called as the aglycon or genin, which is pharmacologically active. ठीक है, ये ग्लाइकॉन इतना फार्माकोलॉजिकली इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता. इट्स बेसिकली फैसिलिटेट द फार्माकोकाइनेटिक, यानी दवाई की एब्जॉर्प्शन और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को फैसिलिटेट करती है. लेकिन जो इसका एक्टिव पोर्शन होता है वो यूजुअली दे आर ए ग्लाइकॉन, यानी शुगर नहीं होता. ठीक है, व्हेन शुगर कंपोनेंट इज ग्लूकोज पर्टिकुलरली, जब इन ड्रग्स को जब ये हाइड्रोलाइज होती है तो शुगर और ए शुगर यानी ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन पोर्शन में जब ये डिवाइड होती है, इनका ये जो ग्लाइकॉन पोर्शन है जब ये ग्लूकोज हो, सो वी कॉल दैट एज द ग्लूकोसाइड्स. ठीक है, हम उसको ग्लूकोसाइड कहते हैं. ये तस्वीर के पीछे, लेकिन हम इसको ग्लूकोसाइड कहते हैं, ग्लूकोसाइड. ठीक है, और इसके आखिर में जो लफ्ज़ आता है आई एन, अल्कलाइड के आखिर में आता है आई एन ई, और इनके आखिर में आता है आई एन इंग्लिश के नाम पे. ठीक है, जिस some other active principle like proteins, like fats, like hormones, like enzymes, different enzymes we gave for digestion and for some other purposes. We gave the different hormones like the thyroxine and like the growth hormone and insulin. So all these are the active principle which is present in that particular drugs. ठीक है. ओके, नाउ कमिंग टू द एक्सिपिएंट. अब एक्सिपिएंट क्या है, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि एक्सिपिएंट दवाई के साथ हम एक इनर्ट मटेरियल, फार्मास्यूटिकल मटेरियल को हम मिलाते हैं, और वो इनर्ट फार्मास्यूटिकल मटेरियल जब एक्टिव प्रिंसिपल के साथ मिल जाते हैं, इट मेक्स द ड्रग. ठीक है, सो एक्सिपिएंट्स आर द इनर्ट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट दैट आर यूज्ड इन प्रोडक्ट्स फार्मुलेशन. ठीक है, सो आइडियल एक्सिपिएंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? दे शुड बी स्टेबल एंड दे शुड बी रिप्रोड्यूसिबल. There should be no unwished interaction with the drugs. अगर आप एक एक्सिपिएंट डालते हैं जिसका अपना ड्रग्स के साथ ड्रग इंटरेक्शन हो, तो फिर उस एक्सिपिएंट का कोई फ़ायदा नहीं है. इट शुड नॉट बी देयर. ठीक है, एंड देयर शुड बी फार्माकोलॉजिकली इनर्ट. ऐसा नहीं है कि एक दवाई है उसका काम है ब्लड प्रेशर कम करना, और उसके साथ आप ऐसा एक्सिपिएंट डाल दीजिए जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता हो, तो फिर उसका ऐसी केमिकल की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, देन डिज़ायर्ड फंक्शनैलिटी यानी उससे आप जो काम ले रहे हो, यानी बाज़ी एक्सिपिएंट है वो हम दवाई की पैकिंग के लिए यूज़ करते हैं, बाज़ी उसकी सॉलिड फॉर्म को मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं, बाज़ी उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं. अगर उसका वो डिज़ायर्ड फंक्शनैलिटी वो देता ही नहीं है, तो फिर उसको वैसी दवाई के साथ मिला के और बल्क बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. इन द अदर वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द कॉस्ट इफेक्टिवनेस. ऐसा ना हो कि केमिकल जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो 5 रुपए की 1 मिलीग्राम मिलती हो, और जो दूसरी है वो कोई 50-60 रुपए की 1 मिलीग्राम मिलती हो. सो उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस होना चाहिए कम से कम जो एक्टिव प्रिंसिपल से उससे कई गुना वो सस्ता होना चाहिए. रोल्स क्या है इन एक्सिपिएंट का? दे एड इन प्रोसेसिंग ऑफ द ड्रग डिलीवरी सिस्टम ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, जिस तरह टैबलेट्स और कैप्सूल की जो इंग्रेडिएंट है उसको प्रॉपरली सेपरेट रखने के लिए, ताकि वो एक दूसरे के साथ स्टिक न कर लें और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट न कर लें, उसके लिए हम हम उनके साथ थोड़ा बहुत एक्सिपिएंट मिलाते हैं. दे प्रोटेक्ट, सपोर्ट और एनहेंस स्टेबिलिटी एंड बायोअवेलेबिलिटी और द पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी. ठीक है, ये जब हम एक्सिपिएंट उस दवाई के साथ मिलाते हैं तो वो दवाई को खा वो टैबलेट फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में उसको स्टेबल रखते हैं और इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं, इसको एनवायरनमेंट के उससे लाइक लाइट से और इस किस्म की चीज़ों से उसको प्रोटेक्ट करते हैं. और दूसरी बात ये कि वो पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी ये बढ़ा सकते हैं. अगर कोई ग्लाइकोसाइड है जिसका या अल्कलाइड है जिसका टेस्ट बहुत बाइटर टेस्ट है, ठीक है, तो वो मरीज़ नहीं ले सकता. ठीक है, तो उसके साथ थोड़ी सी एक्सिपिएंट मिला के उस चीज़ को मरीज़ के लिए एक्सेप्टेबल बनाया जाता है. ठीक है,
असिस्ट इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड एनहेंस एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ओवरऑल सेफ्टी। ठीक है, ये उसकी एब्जॉर्प्शन पे और उसकी मेटाबॉलिज्म पे और उसकी एक्सक्रीशन पे भी काम करता है। सो उसकी ओवरऑल सेफ्टी को भी बढ़ाते हैं। दे असिस्ट इन द इफेक्टिवनेस और डिलीवरी ऑफ द ड्रग्स इन यूज़। जो ड्रग्स आपने कहाँ पे डिलीवर करना है, कहाँ से इसकी एब्जॉर्प्शन होगी, कहाँ पे वो जाएगा, उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड दे असिस्ट इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट ड्यूरिंग द स्टोरेज। ठीक है, जिस तरह मैंने कहा इसकी शेल्फ लाइफ, जिस तरह दवाई पे लिखी होती है कि ये कब एक्सपायर होगी, तो वो एक्सपायरी उसकी शेल्फ लाइफ को मद्देनज़र रखते हुए उसकी अपनी स्ट्रक्चर को और उसकी एक्सिपिएंट के स्ट्रक्चर को और उसकी स्टेबिलिटी को देख के वो बताते हैं कि ये दवाई इस वक्त तक काम करेगा, उसके बाद ये एक्सपायर होगा। ठीक है, सो दीज आर द फंक्शन दे ड्रग्स के फार्मूलेशन में, ड्रग्स के स्टोरेज में, ड्रग्स के ट्रांसपोर्टेशन में, ड्रग्स के शेल लाइफ में, ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन पे, ड्रग्स की पैलेटेबिलिटी में, ड्रग्स की एक्सेप्टेबिलिटी में, ड्रग्स की इवन मैकेनिज्म को एनहांस करने के लिए वी यूज़ द एक्सिपिएंट। ठीक है, so they mean the form of blinders, they mean the form of binders, sorry, they mean the form of binders, they mean the form of filler, they mean disintegrants, and they mean in the form of lubricants. ठीक है, so जो binders हैं like starch, cellulose वगैरह वगैरह, ये जितनी भी हैं वो जब ड्रग्स बाइंडिंग को यानी उसको मेंटेन रखने के लिए यूज़ करते हैं। फिलर्स जो है ना, लैक्टोज और जो बाकी ग्लूकोज और मैनिटॉल वगैरह जितनी भी हैं, we use that as a fillers. The other one is the disintegrants. The disintegrants, these are some of the the excipient which is used for in some drugs which keep them separate. जिसकी हर एक मालिक्यूल को separate रखने के लिए we use those disintegrants. And lubricants, जाहिर बात है जब आप मेडिसिन बनाते हैं, इट विल हैव टू पास थ्रू सर्टेन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की कुछ ना कुछ मशीनों से उसने गुजरना होता है। ठीक है, तो उसको इस तरतीब से बनाते हैं ताकि वो उस मशीनों के साथ भी स्टैक ना कर लें। जब किसी बॉटल में डालते हैं तो उसके साथ भी ये स्टैक ना कर लें। सो दे यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सिपिएंट्स। ठीक है, ओके, विद दिस आई केम टू द एंड ऑफ दिस टुडे प्रेजेंटेशन। दिस इज अ शॉर्ट लेक्चर। सिर्फ फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट को थोड़ा बहुत समझना चाहिए। अगर इनमें से कोई एनुअल में या कोई सप्ली में या इस किस्म का कोई एग्ज़ाम में कोई सवाल आ जाए तो उनको पता होना चाहिए कि मेडिसिन में क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें एक्टिव प्रिंसिपल क्या है और उसमें एक्सिपिएंट क्या है और फिर ये एक्सिपिएंट का काम क्या है। फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए तो ज़ाहिर बात है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे विल हैव टू लर्न इट इन डिटेल्स। ठीक है, उसके बहुत सारे डिटेल्स अवेलेबल हैं और दे कैन गो फॉर दैट डिटेल। विद दिस आई केम टू द एंड। थैंक यू वेरी मच।